गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप लोगों को पूर्व में विदित है कि अपन ने खूब सारे तंत्र पढ़ लिए हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, ये आपकी जनरल साइंस का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ता है। कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उनकी भी अपन बीच बीच में चर्चाएं करेंगे, लेकिन आप बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है और सीखने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। रक्त परिसंचरण, देखो रक्त की अपन बात करें तो रक्त का मतलब खून है। खून पहले वाले बच्चों के, जब अपन थोड़े साल पहले की बात करें तो जब पहले वाले बच्चों के लग जाती थी तो खून नहीं निकलता था, लोई आते थे, लोई आते थे ना। और आज के बच्चों के थोड़े दिनों के बाद की बात करें तो खून निकलता था, लेकिन आज ना तो खून निकलता है ना लोई आता है, आज तो ब्लड आता है। थोड़ी सी भी कट लग गई, ब्लड बह गया, ब्लड निकल गया। तो ये क्या टेक्नोलॉजी का जमाना चला है। तो लोई भूल जाओ, लोई कुछ नहीं है ना। तो खून की अपन बात करेंगे, रक्त की अपन बात करेंगे। परिसंचरण का मतलब है रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो इस सिस्टम की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रक्त का अध्ययन क्या है। तो विज्ञान की जिस शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को नाम मिला है दोस्तों हीमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी याद रखना दोस्तों, ये हीम नाम जब कभी भी आपके सामने आ जाए, हीम नाम जब कभी भी आपके सामने आ जाए तो समझ जाना आपका क्वेश्चन कौन से तंत्र से रिलेटेड है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से भी वो आपका ब्लड का क्वेश्चन बनकर के आया है। तो रक्त का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? हीमेटोलॉजी में करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकलता है यहाँ से, रक्त परिसंचरण के जनक कौन है? रक्त परिसंचरण के जनक, तो ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों, विलियम हार्वे। काफ़ी बार के पेपर में ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जनक कौन है? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक माने जाते हैं विलियम हार्वे। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ध्यान देना, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सेकंड ग्रेड के बताता हूं। सेकंड ग्रेड साइंस सीनियर टीचर ग्रेड के अंदर ये प्रश्न काफी बार पूछे जा चुके हैं। रक्त एक प्रकार का दोस्तों तरल संयोजी उत्तक होता है। और ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा सेम टू सेम लैंग्वेज में डाला जाता है। वो क्वेश्चन क्या डालता है? रक्त होता है डैश, उसके बाद आपको एक ऑप्शन में क्या मिलेगा? तरल संयोजी उत्तक। तो याद रखना, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। इसके अलावा बात करें तो रक्त की जो पीएच है, और आप सबको बताइए क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, वो होती है 7.4, यानी कि मनुष्य का रक्त दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, रक्त की पीएच 7.4 और किस प्रकृति का है? ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है। ये क्षार क्या होते हैं? दुर्बल क्षारीय प्रकृति क्या होती है? प्रबल क्षारीय प्रकृति क्या होती है? ये दोस्तों अपन केमिस्ट्री के एसिड बेस साल्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और अपन बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की यदि बात करूं, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की यदि बात की जाए तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। जो शरीर के वजन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है दोस्तों। याद रखना, स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। जो शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट होता है? 7 से 8% होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन कहाँ कहाँ संपन्न होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन अपनी बॉडी के जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण 3 ऑर्गन्स में होता है। नंबर 1 फेफड़ा, जिसे फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ों के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। नंबर 2
प्लीहा जिसे अपन तिल्ली कहते हैं, और नंबर 3 वृक्क जिसको गुर्दा कहा जाता है। और ये मैं कल आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले टॉपिक में, उत्सर्जन वाले टॉपिक के अंदर कि ब्लड का किस प्रकार से फिल्ट्रेशन वहाँ पर होता है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन वृक्क यानी कि गुर्दा किडनी में होता है, प्लीहा तिल्ली स्प्लीन में होता है, फेफड़ा फुफ्फुस या लंग्स में संपन्न होता है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन अपने शरीर के किन किन ऑर्गन्स में होता है? फेफड़ा, प्लीहा और किडनी। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस बात को हमेशा के लिए याद रखना कि हार्ट में कभी भी किसी भी प्रकार के ब्लड का कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। आप सबका दिमाग सीधा सीधा कहाँ पहुँचता है? हार्ट पे पहुँचता है। जैसे क्वेश्चन आया कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, और उसने ऑप्शन पहला ही ठोक रखा है हार्ट, हृदय, तो आप तो उसको राइट क्लिक करते हैं क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज कम है या फिर नहीं है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, हार्ट में कभी भी किसी भी प्रकार के ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। हार्ट सिर्फ और सिर्फ एक पेशीय अंग है जो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, उसका काम है ब्लड को पंप करना। तो हार्ट का जो मेन वर्क है वो क्या है? ब्लड को पंप करना। ये ब्लड को पंप करने का काम संपन्न करता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। प्यूरिफिकेशन के 3 ऑर्गन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो रक्त का जो सामान्य लवण है, रक्त का सामान्य लवण होता है दोस्तों NaCl, NaCl बोलो तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसे आप साधारण नमक के नाम से जानते हैं। और पिछले ही शायद कुछ टॉपिक की मैं बात कर रहा था, तब मैंने इसका एक नाम और बताया था आपको, टेबल साल्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? टेबल साल्ट। जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको, कुछ एक बातें मैं आप लोगों को बता करके गया था, वहाँ पर टेबल शुगर का भी मैंने आपको नाम बताया था, उसका भी जिक्र किया था, जो सुक्रोज शर्करा होती है अपनी। तो आपके रक्त का सामान्य लवण कौन सा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक या टेबल साल्ट कहलाता है ये। इसके अलावा बात करें तो मनुष्य के रक्त में विशिष्ट प्रकार का वर्णक उपस्थित होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल रंग होता है। मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। इसके अलावा याद रखना, हीमोग्लोबिन या रक्त के अंदर आयरन, लोहा, फेरस, Fe2+। आपको ऑप्शन में कोई सा भी नाम मिल सकता है, जरूरी नहीं कि आपने लोहा याद किया तो अगला लोहा ही देगा। तो याद रखना, आयरन लोहे का अंग्रेजी का नाम है, फेरस नाम इसके लैटिन नाम फेरम से निकल कर क्या है, इसका प्रतीक क्या है? Fe। तो याद रखना, मनुष्य के रक्त के अंदर लोहा यानी कि आयरन उपस्थित होता है, आयरन धातु उपस्थित होती है, आयरन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से मनुष्य के अंदर यदि ब्लड की कमी आ गई, यदि रक्त की कमी हो गई, यदि आयरन की कमी हो गई, तो दोस्तों ध्यान देना, विशिष्ट प्रकार का रोग हो जाता है जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया या रक्ताल्पता। अब रक्ताल्पता का मतलब क्या है? रक्त प्लस अल्पता। अल्पता का मतलब थोड़ा कम, मतलब रक्त की क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ध्यान देना, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से अपने रक्त का रंग कैसा है? लाल रंग है। और इसके अंदर आयरन उपस्थित होता है, और यदि आयरन की किसी व्यक्ति के शरीर में कमी हो गई तो एनीमिया, रक्ताल्पता रोग पैदा हो जाएगा। और ये आप सबको पता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसकी बॉडी किस प्रकार से बहुत कम विकसित हो पाती है, ये सब लोग आप अच्छी तरीके से जानते हैं। रक्त की कमी को दूर करने के लिए अपन जैसे आयरन के जो मुख्य स्रोत वाले जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेरियन हैं, वो अपन खा सकते हैं और आप अपने ब्लड की पूर्ति को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें
तो देखो रक्त के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन होती है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? एल्बुमिन प्रोटीन, जो पाई जाती है 4 से 5%। 4 से 5%। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? एल्बुमिन प्रोटीन, 4 से 5%। और ये काम क्या करती है? BCOP को बनाती है। BCOP को बनाए रखने का काम संपन्न करती है। BCOP क्या है दोस्तों? यह है आपका रक्त का कोलाइडी परासरणीय दाब है। रक्त का कोलाइडी परासरणीय दाब BCOP कहलाता है। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। BCOP का मतलब क्या है? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो BCOP या रक्त का कोलाइडी परासरणीय दाब कौन सा प्रोटीन बनाए रखता है? एल्बुमिन प्रोटीन। इसके अलावा अपन बात करें तो रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन, और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन की यदि मैं बात करूं तो ये 2.2% के समथिंग होता है। और इसका जो काम है वो है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाना। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या काम संपन्न करती है दोस्तों? एंटीबॉडी बनाने का काम संपन्न करती है। इसके अलावा अपन बात करें तो रक्त में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या काम संपन्न करती है? ये रक्त का थक्का बनाती हैं। रक्त का थक्का बनाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? आपकी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लोगों के सामने में डालूंगा। और वो सेम क्वेश्चन क्या है? सुना ध्यान से। रक्त का थक्का कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो आपको पता चल गया, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाता है। रक्त का थक्का कौन सा प्रोटीन बना रहा है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, तो रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है दोस्तों? विटामिन के बनाता है। यानी कि विटामिन के की यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कमी होगी तो ब्लड का थक्का नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार अपन बात करें तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक जो तत्व है वो तत्व कौन सा है दोस्तों? तो वो तत्व है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कणिका कौन सी है? वो है आपकी बिंबाणु या प्लेटलेट्स। बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो याद रखना, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जिसको अपन थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है कि रक्त का थक्का कौन सा तो प्रोटीन बना रहा है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाता है। रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन के बनाता है। रक्त का थक्का कौन सा तत्व बनाता है? तो कैल्शियम आपका तत्व है। रक्त का थक्का कौन सी रक्त कणिका बनाती है? तो वो रक्त कणिका होगी आपकी कौन सी? बिंबाणु या प्लेटलेट्स के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ये आप लोगों के इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। एक बार इनकी वापस अपन चर्चा कर लेते हैं। रक्त का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? हीमेटोलॉजी में। रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे। रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त की pH 7.4 दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, जो शरीर के वजन का लगभग कितना होता है? 7 से 8% होता है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों
में होता है, प्लीहा में होता है, किडनी में होता है। लेकिन याद रखना, हार्ट में कभी भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। रक्त का सामान्य लवण आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। वर्णक की बात करें तो रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन वर्णक, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। और इसके अंदर उपस्थित आयरन की कमी से, यदि शरीर में खून में आयरन की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, एनीमिया या रक्ताल्पता रोग हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जा रही है जो BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें तो ये एंटीबॉडी बनाने का काम संपन्न करती है। और बाकी सारी बातें आपके सामने हैं। तो ये आपके इस रक्त परिसंचरण तंत्र का जो मेन जो क्वेश्चन थे, जहां से कंपटीशन एग्जाम में बार बार ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब अपन बात करेंगे रक्त की। तो रक्त को एक विशेष पॉइंट और बताता मैं आपको। रक्त में देखो दोस्तों, रक्त के दो भाग हैं, ध्यान से सुनना। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। और ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। रक्त प्लाज्मा होता है दोस्तों 55% और रक्त कणिकाएं होती हैं 45%। रक्त प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिकाएं 45% होती है। रक्त प्लाज्मा की बात करें तो इसके अंतर्गत 92% के समथिंग जल उपस्थित होता है और 8% के समथिंग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो अपन बात करेंगे रक्त कणिका की, और ये रक्त कणिकाएं आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात मैं आपको पहले बता देता हूं। मनुष्य में, मानव में भ्रूणावस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहां होता है दोस्तों, यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत और प्लीहा में। भ्रूणावस्था में मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। और यदि अपन बात करें वयस्क अवस्था की, वयस्कावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो वो है आपकी बोन मेरो अस्थि मज्जा, बोन मेरो या अस्थि मज्जा में। तो दोनों ही क्वेश्चन बड़े बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो भ्रूणावस्था की यदि अपन बात करें तो भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है, यकृत और प्लीहा में हो रहा है। जबकि वयस्क अवस्था में इस रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि WBC का निर्माण कहाँ होता है, WBC का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है, RBC का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण वयस्क अवस्था में कहाँ होता है। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, रक्त की ही बात करें अपन, RBC, WBC, प्लेटलेट सब की ही बात आ गई है। तो रक्त का निर्माण भ्रूणावस्था में यकृत प्लीहा में और वयस्क अवस्था में कहाँ हुआ है दोस्तों, अस्थि मज्जा में हुआ है। अब अपन आगे लेकर के चलते हैं रक्त कणिकाओं को। तो देखो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान देना। अपन बात कर रहे हैं रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। तो रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की हैं दोस्तों। सबसे पहली आती है अपनी RBC, लाल रक्त कणिका। RBC, लाल रक्त कणिका। रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका, या फिर इन्हें कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। दूसरी आती दोस्तों WBC, श्वेत रक्त कणिका,
या फिर वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका या WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, और इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और तीसरी आती है दोस्तों बिंबाणु, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, और इन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो याद रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि रक्त में 55% तो क्या है दोस्तों, प्लाज्मा, और 45% क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है कि रक्त में रक्त कणिकाएं कितने प्रतिशत होती हैं। तो रक्त में रक्त कणिकाएं होती हैं 45% और रक्त प्लाज्मा होता है आपका 55%। तो रक्त के अंदर ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, RBC रेड ब्लड कार्पल्स एरिथ्रोसाइट, WBC श्वेत रक्त कणिका या वाइट ब्लड कार्पल्स ल्यूकोसाइट, और बिंबाणु प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। एक एक को अपन बारी बारी से पढ़ते हैं, किस किस प्रकार से इनके कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लेकर के चल रहा हूँ RBC लाल रक्त कणिका या एरिथ्रोसाइट को। देखो दोस्तों, RBC निर्माण की जो क्रिया होती है, RBC निर्माण की क्रिया एरिथ्रोसाइटोसिस कहलाती है, एरिथ्रोसाइटोसिस कहलाती है। RBC के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। फिर अपन बात करें तो RBC का जीवन काल, काफ़ी बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है ये, क्योंकि इसका जीवन काल फिक्स है 120 दिन। RBC का जीवन काल कितना है दोस्तों, 120 दिन। अब आप ये कहोगे कि सर 120 दिन के बाद RBC कहाँ चली जाती है, नई कहाँ से बनती है। तो याद रखना, पूर्ववर्ती RBC से नई RBCओं का निर्माण वापस हो जाता है। प्लीहा को अपन ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, वो RBC का कब्रिस्तान कहलाता है। तो याद रखना, जीवन काल कितना RBC का, 120 दिन। भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण कहाँ होगा, भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण, तो ये कहाँ होता है दोस्तों, यकृत और प्लीहा में होता है, जैसा कि अपन चर्चा कर चुके हैं, यकृत और प्लीहा में होता है। जबकि वयस्क अवस्था में RBC कहाँ बनती है दोस्तों, ये बनती है आपकी अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में बनती है। फिर अपन इनकी बात करें तो RBC की संख्या की यदि बात की जाए तो संख्या, नर में जो इनकी संख्या है वो होती है 55 लाख प्रति घन मिमी, और मादा में इनकी संख्या होती है 45 लाख प्रति घन मिमी। तो नर में RBC की जो संख्या होती है वो 55 लाख प्रति घन मिमी है, और मादा में RBC की संख्या 45 लाख प्रति घन मिमी होती है। दोस्तों एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको यहां से, नर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, नर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 से 18 मिलीग्राम % होती है, जबकि मादा में हीमोग्लोबिन, HB का मतलब हीमोग्लोबिन है, मादा में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 15 मिलीग्राम % होती है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से एक नॉर्मल सी जानकारी बताता हूँ, ये आंकड़ा आज गलत हो चुका है, क्योंकि आज आपको सबको पता है कि आज मार्केट का जो गंदा खाना है उस खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, और अपने शरीर में जब प्रॉपर वे का न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो अपने ब्लड की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आप लोगों को पता है कि लोगों की एज दिन दिन घटती जा रही है। पहले लोग 100-120 साल तक जी लिया करते थे, आजकल 60-70 की एज में उनका काम फिनिश हो जाता है, टाइम फिनिश हो जाती है। तो रीजन सबसे बड़ा क्या है, इम्यून सिस्टम वेल डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज के टाइम का जो गंदा खाना, जो फास्ट फूड अपन बाहर मार्केट में खा रहे हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक बना रहा है और
बहुत ज़्यादा वीक बना रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर वे का न्यूट्रिशन अपने हर एक ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रहा है। जैसे अपने हार्ट को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, अब ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको अखरोट से मिल सकता है, मछली के तेल से मिल सकता है, ये अपन कभी खाते नहीं है, तो आप लोगों का हार्ट सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता है। तो ये सारे के सारे आवश्यक न्यूट्रिएंट जो अपनी बॉडी में जाने बहुत ज़रूरी है। अब ये यदि प्रॉपर वे में नहीं जा पा रहे हैं तो क्या होगा, ब्लड की कमी आएगी, ब्लड की कमी होगी तो पता नहीं किस किस प्रकार के डिजीज लोगों के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको वैल्यू का भी ध्यान रखना है। नर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 से 18 मिलीग्राम परसेंट और मादा में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 15 मिलीग्राम परसेंट। लेकिन आज का आंकड़ा उल्टा हो गया है, ये तो खत्म ही हो गया है। ये वाला आंकड़ा पुरुष में आ गया, लेडीज के अंदर तो ब्लड की बहुत सारी कमी पाई जा रही है, देखने को मिलता है आप लोगों को। फिर अपन बात करें दोस्तों, तो ये भी आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं। आरबीसी क्या होती है दोस्तों, केंद्रक विहीन होती हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद आप लोगों को याद रखना है, ऊंट एवं लामा। ऊंट एवं लामा, ऊंट आपने देखा होगा, लामा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके सामने फोटो आ जाएगी इसकी। तो ऊंट और लामा ऐसे मरुस्थलीय प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्रक विहीन होती है आरबीसी, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये काफी बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अपन बात करें तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित है और इस हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से अपने ब्लड का कलर कैसा है दोस्तों, लाल रंग है। और इसके अंदर और उपस्थित होता है कौन सा धातु आयन, तो वह है आपका आयरन, लोहा उपस्थित होता है। देखो अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो होता है दोस्तों 600:1। बहुत बार के पेपर में क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। आप लोगों को हर चीज़ को समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन पर आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे तो आप अपने क्वेश्चन को 100% गलत करके आओगे। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात वो 600:1 आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया। अब आपके सामने वो पेपर में प्रश्न कैसे डालता है, डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी। तो ध्यान से सुनना, डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी आपको पहला ही ऑप्शन देगा वो 600:1। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो सर ने 600:1 पढ़ाया था और आपके सामने डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी, बस आप तो फटाक से अपने उत्तर को राइट कर देते हैं और जब गिरा करके उसको देखते हैं या फिर एग्जाम पूर्ण होने के बाद जब आपको पता चलता है तो आप फिर माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। तो ऐसे क्वेश्चनों का आपको विशेष ध्यान से सुनना है। तो आरबीसी जहाँ 600 होती है वहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। ये आपको विशेष याद रखना है। और इस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो गणना है, किस किस की गणना, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी की गणना विशिष्ट प्रकार के हीमोसाइटोमीटर यंत्र द्वारा की जाती है, हीमोसाइटोमीटर। तो याद रखना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना किसके द्वारा की जाती है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। फिर अपन बात करें तो प्राणी जगत की सबसे बड़ी आरबीसी, याद रखना दोस्तों, प्राणी जगत की सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फीयूमा में, जिसे कोंगोइल भी कहा जाता है। प्राणी जगत की सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है, एम्फीयूमा या फिर कोंगोइल में होती है। और यदि बात करूं स्तनधारियों की, स्तनधारियों में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो होती है दोस्तों आपके एलिफेंट में, हाथी में। और सबसे छोटी जो आरबीसी है, सबसे छोटी आरबीसी होती है दोस्तों कस्तूरी मृग में। कौन से मृग में, कस्तूरी मृग में। तो ये डाटा भी आपको याद रखने हैं।
प्राणी जगत की सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीमा कोंगोली में होती है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में होती है और सबसे छोटी आरबीसी किस में होती है? कस्तूरी मृग में होती है। तो पहली आपकी रक्त कणिका है आरबीसी लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का निर्माण की जो क्रिया उसको एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, जबकि वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। संख्या की बात करें तो नर में 55 लाख प्रति घन मिमी है और मादा में 45 लाख प्रति घन मिमी है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। आपको अपवाद याद रखने हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा है? लाल है। इसके अलावा रक्त में आयरन धातु तत्व उपस्थित होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो 600:1 है और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। प्राणी जगत की सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीमा की है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की है और सबसे छोटी जो आरबीसी होती है दोस्तों वो किसकी है? कस्तूरी मृग की है। आगे अपन बात करें तो आरबीसी का काम क्या है? देखो काफी बार ही इन रक्त कणिकाओं के वर्क पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि पिछली बार राजस्थान पुलिस के पेपर में सीधा एक प्रश्न आया था, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आप लोगों ने यदि पेपर दिया हो तो आपको पता है, सीधा क्वेश्चन पूछा था। मुझे तो आज तक भी याद है कि वो सी ऑप्शन था राइट वाला, रोगों से लड़ना। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार पेपर में आते हैं। तो देखो आरबीसी के वर्क की यदि मैं बात करूं तो आरबीसी में आपको पता चल चुका है कौन सा वर्णक है दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक है। और ये हीमोग्लोबिन वर्णक क्या हीमोग्लोबिन वर्णक क्या काम संपन्न करता है? ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, मतलब श्वसन के रूप में जो ऑक्सीजन अपन अंदर लेते हैं उस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन वर्णक का है। याद रखना, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है दोस्तों? 4 अणुओं का परिवहन करता है। दूसरी एक बात और विशेष यहां से मैं आपको बताता हूं, हीमोग्लोबिन जो है आपका वो ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आपको याद हो तो ये पॉइंट मैंने आपको श्वसन तंत्र में भी बताया था। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से 230 से 250 गुना अधिक बंधुता रखता है। 230 से 250 गुना अधिक बंधुता रखता है, जिसकी वजह से मान लो ऑक्सीजन की कमी हो गई, किसी भी जैसे कमरे के अंदर अंगीठी जला करके इंसान सो रहा है तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना वहाँ स्टार्ट होती है, तो आदमी की श्वसन नलिकाएं मतलब कि जो आपकी कुपिका वाहिनियाँ हैं एल्वियोलाई वो पिचक जाती है, जिससे आदमी की डेथ हो सकती है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। ये आपके आरबीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे। इसके अलावा मैं भी यदि बात करूं तो एक प्लीहा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कुछ, प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली। तो ध्यान देना दोस्तों, प्लीहा को कहा जाता है रक्त बैंक, रक्त बैंक या ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। इसके अलावा इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके अलावा इसे आरबीसी का सफाई कर्मी कहते हैं। इसके अलावा इसे आयरन का संग्रहालय कहा जाता है। इसके अलावा इसे आयरन का फिल्ट्रेशन संयंत्र कहा जाता है।
फिल्ट्रेशन संयंत्र। तो ज़्यादातर जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो है ये कि मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है, तो वो आपका प्लीहा, स्प्लीन है, तिल्ली है। इसके अलावा इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का सफाई कर्मी कहते हैं, आयरन का संग्रहालय कहा जाता है, आयरन का फिल्ट्रेशन संयंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपकी आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी की चर्चाएं करेंगे। तब तक आप बने रहिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। और इसी प्रकार से आप देखो, आजकल आप लोगों को भी लग रहा है कि वीडियो बहुत सुंदर सुंदर बन रहे हैं, है ना। अच्छे अच्छे कमेंट हम लोगों को दिख रहे हैं, अच्छा लाइक दिख रहे हैं, अच्छे व्यू दिख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये सारी मेहनत की जा रही है, तो आप भी लगे रहें दबा करके, और हम भी आपके साथ दबा करके लगे हुए हैं। और तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।